हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ में प्रेरित धारा क्या होती है, प्रेरित आवेश क्या होता है और ठीक है उन सबों के सूत्र का निगमन और वो किन किन बात पर डिपेंड करते हैं उन सभी को भी हम लोग को देखना है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, एकदम आराम से, एकदम मजे से पढ़ेंगे, आपको सभी चीजें समझ में आएंगी भी। ठीक है, आराम से बस बने रहिए। ठीक है, तो फिर क्या हमको पढ़ना है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, है ना। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ पढ़ना है, लॉ, और साथ में प्रेरित धारा मतलब इंड्यूस्ड करंट और प्रेरित आवेश मतलब इंड्यूस्ड चार्ज को भी पढ़ना है, उसके सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, बहुत कुछ चीज है। और जब हम ये नियम पढ़ेंगे ना तो नियम में एक विद्युत वाहक बल आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो किस पर डिपेंड करता है, उसका सूत्र क्या होता है, मतलब पूरा कंसेप्ट एकदम समझेंगे। आप आराम से बने रहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ठीक है कि ये नियम, अच्छा थोड़ा सा और भी मैं बता दूं, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको क्या बताया था, यही फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग बताया था, प्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग। फैराडे जी जब विद्युत चुंबकीय अपना प्रयोग किए, क्या किए थे, कुंडली लिए थे, है ना, कुंडली आप ऐसे समझ रहे होंगे, ऐसे कुंडली लिए थे, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाए थे, है ना, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसमें इसके पास चुंबक लेकर के जा रहे थे, इधर फिर आ रहे थे, तो इसमें धारा बह रही थी, इसका विक्षेप इधर उधर हो रहा था, है ना, तो इसी से उनको कुछ मिला। ठीक है कि भाई हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाया उन्होंने, और उसमें जो धारा बहती है उसे इंड्यूस धारा, इसमें ये इंड्यूस धारा किसके कारण बहती है, विद्युत वाहक बल के द्वारा, विद्युत वाहक बल के द्वारा, तो फिर उसको वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, ये सब चीजें। उसके बाद लेंज का नियम, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ये सब चीजें मैंने इसके पहले बताया है। ठीक है, तो जब ये फैराडे जी जब अपना प्रयोग किए तो उनसे जो उनको तर्क मिला, जो कंसेप्ट मिला, ठीक है ना, तो उसी कंसेप्ट को, तर्क को उन्होंने क्या बनाया, लॉ बनाया, अपना नियम बनाया। कितने नियम बनाए उसमें, ठीक है, दो उनको मिला, ठीक है, दो तर्क मिला तो दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, नियम बना दिया। तो एक नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का प्रथम नियम, और दूसरा क्या होता है, द्वितीय नियम। तो चलिए प्रथम नियम को अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम मस्त समझ में आएगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर एक मैं कुंडली लिया हूं, कुंडली कह लीजिए, लूप कह लीजिए, कुछ भी, चलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ठीक है, कुंडली, ठीक है, या लूप चलिए कह दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। ये खैर इसमें एक ही फेरा आपको दिख रहा है, एक ही फेरा दिख रहा है ना, लेकिन फेरे कई हैं, कई फेरे हैं, ऐसे कई फेरे हैं। कितने फेरे हैं कुंडली या लूप में, फेरों की संख्या कितनी है, याद रखना है, कितनी फेरे की संख्या है, यन है। समझ में आ गया। और भी जो भी चीजें हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये कुंडली हो गई जिसमें फेरों की संख्या यन हो गई। इसी कुंडली को का मैं एक सिरप, जैसे यहाँ पर ये परिपथ तार से बांधा हूं, यहाँ पर ये परिपथ हो गया, ये परिपथ है, समझ में आ गया। तो अब सब लोग जानते हैं उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर एक चुंबक ले लिए, चुंबक ये हो गया, ये यन ध्रुव यस ध्रुव हो गया, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, ये जो कुंडली है उसका ये जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है, गुजर रही है, निकल रही हैं, मतलब कि इस लूप या कुंडली से बद्ध कुछ न कुछ चुंबकीय फ्लक्स है ना। चुंबकीय फ्लक्स को फाइ से डिनोट करते हैं, तो सब चीज समझ रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है ना, किसी भी, ठीक है, कहीं चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर एक पृष्ठ आप खींच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उस पृष्ठ से, ठीक है, उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, फाइ से डिनोट करते हैं। वेबर उसका क्या होता है, मात्रक होता है। ये सब चीजें आप समझ रहे हैं, ये सब पहले भी मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुछ ना कुछ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो चुंबक है, चुंबक को ये वो क्या कर रहे हैं, इधर गति, जैसे कि मैं ये आपको बस एक दिखा रहा हूं, चुंबक को इधर लेकर के जाएंगे तो इससे चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा,
और चुंबक को उधर लेकर के जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो जब गति कराएंगे इधर चाहे उधर, ठीक है, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो परिवर्तन हो रहा है उसको मैं डेल फाई से लिखा हूं, डेल फाई, डेल्टा फाई, कुंडली या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई है। और वो परिवर्तन कितने समय में, अभी समय का भी इसमें जिक्र किया जाएगा, डेल्टा टी, डेल टी समय अंतराल है। ठीक है, और ये ई बराबर प्रेरित या उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, ये अभी इस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज है। तो ये सब मैं आपको जब उनका प्रयोग बता रहा था फैराडे जी का, तो उसमें ये सब मैंने चीजें बताया। ठीक है, एकदम सिंपल। तो प्रथम में उन्होंने क्या बताया, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये एक लूप हो गया, कुंडली हो गया, या बद्ध परिपथ हो गया। ठीक है ना, तो इससे यदि बद्ध, इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, कहीं लिख दे रहा हूं बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पर लिख दे रहा हूं बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, ये बद्ध, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब इसको गति कराएंगे कि मान में परिवर्तन होता है, तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, मतलब उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, आप सब लोग को मैं बताया हूं। जैसे ये बैटरी है ना, ठीक है ना, बैटरी, ठीक है, बैटरी, तो बैटरी के ये टर्मिनल हो गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी में जो ऊर्जा होती है ना, वैद्युत ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है, जो भी कहिए, रासायनिक ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा, जो भी ऊर्जा होती है, वो किसके रूप में होती है, विद्युत वाहक बल के ही रूप में होती है। और इसी विद्युत वाहक बल के कारण अगर हम किसी तार और से बल्ब को मान लीजिए ऐसे जोड़े, बल्ब है ये, तो इसी विद्युत वाहक बल के द्वारा इसमें धारा बहती है, एकदम पूरे परिपथ में, एकदम ऐसे 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 बैटरी से होता हुआ ये धारा बहती है। क्या बहती है, धारा। तो यही विद्युत वाहक बल के द्वारा धारा बहती है, बिना विद्युत वाहक बल का किसी परिपथ में धारा नहीं बह सकता। तो बैटरी में क्या होता है, विद्युत वाहक बल। और ये जो लूप है, कुंडली है ना, इसमें जब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, मतलब बढ़ता है या घटता है ना, तो इस कुंडली या लूप से, ठीक है, लूप के सिरों में, मतलब लूप में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल, वही जो बैटरी में होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या उसको प्रेरण के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसे प्रेरित कहते हैं या उत्पन्न भी कह सकते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है, होता है कि नहीं। विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको बताया हूं, वही क्या हो गया है, पहला नियम हो गया है। ठीक है, पहला नियम, ठीक है, देख लेते हैं। पहला नियम उन्होंने क्या बताया, यही बताया कि जब किसी, ठीक है, कुंडली कह लीजिए, ठीक है ना, कुंडली कह लीजिए, लूप कह लीजिए, या परिपथ कह लीजिए, है ना, जब किसी कुंडली, लूप या परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में या लूप में या परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना, प्रेरित हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं, हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है जब तक कि उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर या लगातार परिवर्तन होता रहता है। आपसे मैं बताया था ना, ठीक है, अगर इसको जब ये लगातार अगर चुंबक को आगे लेकर से जाएंगे लगातार, तो इससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया। जब ही चुंबक को रोक देंगे, ठीक है ना, तो ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना, परिवर्तन मैं बता रहा हूं, परिवर्तन याद रखिए, परिवर्तन माने कि बढ़ना या घटना, ठीक है ना, घटना, ठीक है ना, लगातार लगातार, ठीक ना, ये नहीं कि बढ़ गया घट गया, नहीं, जैसे जैसे बढ़ेगा इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, तो कब बढ़ेगा, जब लगातार इसको इधर की ओर लेकर के आएंगे, तब जब भी लेकर के रोक देंगे तो फिर परिवर्तन रुक जाएगा, परिवर्तन रुक जाएगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, जब तक गति कराएंगे, जब तक इसमें कमी होगी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स घटता जाएगा, तब तक घटेगा, लगातार घटना है, तभी तक, जब तक घटेगा तभी तक ये प्रेरित होगा, नहीं तो नहीं होगा। रोक देंगे तो फिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना, प्रेरित होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। यही बात तो वो बताए हैं, क्या बताए हैं, कि जब
किसी कुंडली कहिए, लूप कहिए या परिपथ कहिए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। वह प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें विद्युत वाहक बल आ गया, प्रेरित हो गया। वह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है या उत्पन्न रहता है जब तक कि उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार या निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये क्या है? ये प्रथम नियम है। कोई दिक्कत परेशानी? समझ गए कि नहीं? यही क्या है उनका प्रथम नियम है। लगातार, याद रखिए, लगातार होना चाहिए परिवर्तन, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में। लिख लेंगे कि नहीं प्रथम नियम? कोई पूछेगा बता देंगे कि नहीं? बताइए, बता देंगे ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या पढ़ना है? द्वितीय नियम पढ़ना है। अब ये विद्युत वाहक बल प्रेरित तो हो गया है ना, कब तक प्रेरित होगा? अब इसका मान किस पर, मतलब इसका मान कितना होगा, उसके लिए सूत्र जो है वो दूसरे नियम में है, ठीक है ना। तो दूसरे नियम को भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। फैराडे जी ने बताया कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। चलिए यहां पर थोड़ा सा मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये लिखूं डेल फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। डेल फाई माने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और इसी में अगर मैं भाग दे देता हूं डेल टी, मतलब समय अंतराल से भाग दे दूंगा उसी में, तो फिर अब क्या कहेंगे? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और नीचे समय अंतराल या समय से भाग देने पर इसको दर कहते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दर कहते हैं, रेट कहते हैं। ये आप लोग फिजिक्स में जानते होंगे, है ना। तो ये इस पूरे को आप क्या पढ़ेंगे? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और ये अपान को के का की कुछ भी कह लीजिए, के या का या की, जो भी सेट हो जाए सेंटेंस में। तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और ये अपान हो गया की, और ये क्या हो गया? ये समय है नीचे, तो नीचे अगर समय रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। ये समझ गए कि नहीं? समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए एकदम अब आंसर आ गया, ठीक है। क्या है, आप इधर समझ ही रहे हैं। दूसरे में उन्होंने हम लोग को बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या है ये? कुंडली या लूप में, ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल, है ना। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उन्होंने हम लोग को बताया दूसरे में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके? ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। क्या लिखेंगे यहां पर? चुंबकीय, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है। ये एकदम पूरा दर और सब लिखले, समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर माने ये पूरा के अनुक्रमानुपाती होता है, बस यही, और कहीं कुछ नहीं। दूसरे में उन्होंने क्या बताया? दूसरे में कि ठीक है, कुंडली, किसी कुंडली से, ठीक है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, मतलब कि परिमाण, मान मतलब कि परिमाण, ठीक है, उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने हम लोग को दूसरे नियम में बताया। क्या? ठीक है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, मतलब कि परिमाण, ठीक है, मान या परिमाण, उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही उन्होंने हम लोग को क्या बताया, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं? ई से, इस्माली से। यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूं, प्रेरित या उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये हो गया अनुक्रमानुपाती
हो गया ना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, डेल फाई, यहाँ पर मैंने डेल फाई लिख दिया, अपान की दर माने डेल्टा टी। समझ रहे हैं कि नहीं? इसी के क्या होता है, अनुक्रमणी, ऊपर वाले ही बात को तो नीचे रखा हूं, समझ गए हैं कि नहीं? इतना समझ गए, ठीक है। तो अब और भी इसमें अभी कुछ है, ऐसे मत इसको छोड़िए। अब क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। पहले तो ये लिखेंगे, पहले कि ये जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम लिख लेंगे कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर भी लिखना है, लिख लेंगे कि नहीं, जो प्रथम नियम बताया हो। फिर उसके बाद द्वितीय नियम लिखेंगे। द्वितीय नियम क्या है ये लिख लेंगे कि नहीं? लिख लेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे, मानेंगे कि माना क्या भाई, ठीक है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, के मान में डेल्टा फाई परिवर्तन कितने समय में होता है, डेल्टा टी समय में होता है। ये थोड़ा लिखना पड़ेगा। माना कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई, ठीक है, कितना, डेल्टा टी समय में होता है, या माना डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा फाई होता है, ठीक है। अर्थात, ठीक है, अर्थात इस नियम से क्या भाई, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और उसके बाद से या करके ये लिख लिए। लेकिन यहां पर एक कुछ छूट रहा है। लेंज जी हम लोग को क्या बताए कि ये जो चुंबकीय, ये जो ई है ना, ई क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को क्या करता है, विरोध करता है। ई क्या होता है, इसी डेल फाई से परिवर्तन से ही उत्पन्न होता है ना, तो ये इसका विरोध करता है। विरोध का मतलब कि क्या, ठीक है, ये परिवर्तन होने नहीं देना चाहता, मतलब यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। बस ये माइनस क्या बताएगा कि इस परिवर्तन का ये ई क्या करता है, विरोध करता है। लेंज जी हमको यही ना बताए कि नहीं, बताइए। अच्छा, ये तो हो गया कि ये जो परिवर्तन है ना, परिवर्तन, ये डेल फाई, ये कुछ ज्यादा समय में, ठीक है, ज्यादा समय का मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा कुछ है, ठीक है ना, 1 सेकेंड या मान लीजिए 2 सेकेंड, कुछ ज्यादा समय में ये परिवर्तन को ये बताता है। लेकिन यदि ये समय एकदम कम हो जाए, एकदम जीरो के एकदम पास हो जाए, जीरो नहीं, एकदम जीरो से के पास, एकदम कम समय में परिवर्तन को अगर दिखाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति में हमको इसका लिमिट लेना पड़ेगा। तो अब तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, सिंपल एकदम, आप समझ रहे हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखिए, मैं अभी लिखूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका लिमिट ले लेंगे, है ना, ठीक है। ई, या आप सब लोग जानते हैं कि यदि परिवर्तन, ठीक है ना, यदि ठीक है, समय अंतराल कितना हो, समय अंतराल जो है, ठीक है, डेल्टा टी कितना हो, टेंस टू 0 हो तब, मतलब कि 0 के एकदम पास, 0 नहीं, तब क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो डेल फाई है अपान ये डेल टी है, इसका हम लोग लिमिट लेंगे डेल टी टेंस टू 0। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कितना हो जाएगा बताइए, बढ़िया से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो तब ई बराबर, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, तब ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ये डेल फाई अपान डेल टी। इसी डेल टी को 0 के नजदीक लेके जाना है तो हमको इसका लिमिट लेना पड़ेगा, है ना, लिमिट, ठीक है, डेल टी टेंस टू 0, ये टेंस टू 0 है, इसका लिमिट ले लिए। तो अब ये लिमिट लेने के बाद अब डेल फाई क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये अवकलन इक्वेशन बन जाएगा, अवकलन समाकलन के का रूप धारण कर लेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये डी फाई हो जाएगा, डेल की जगह पे डी फाई और नीचे ये डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डी फाई और डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया? ठीक है, तो कहाँ आपको ये डेल लेना है, डेल फाई अपन डेल टी लेना है, कहाँ डी फाई अपन डी टी लेना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, अरे भैया ये तो ये इक्वल लिख दिया, इक्वल नहीं लिखना है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, अभी तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है यहाँ पर। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब देखिए, तो ये माइनस है, याद रखिए, आर या, ठीक है, या बढ़िया से अब लिखते हैं ई, ठीक है, अनुक्रमानुपाती, बढ़िया से अब लिखेंगे एकदम, ठीक है। ये तो सब अभी सिंपल था,
ठीक है ना। ये सब मैं आपको डेल और डी लिया, इसी में कंफ्यूजिया दिया, बस इतना आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब इस डेल की जगह पर डी लिखूंगा, क्यों डी लिखूंगा ये मैं इसलिए बता दिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी फाई अपन क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, अब इस अनुकर्मानुपाती को हटाइए, अनुकर्मानुपाती होता है उसको हम लोग हटाते हैं। तो इस अनुकर्मानुपाती को हम बराबर बना लिए, बराबर बनाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा माइनस, और इधर हमने इस के से किसी के मतलब अचर संख्या से गुणा कर दिया, तो ये डी फाई अपन कितना हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये जो के है, ठीक, के को क्या बोलते हैं, अनुकर्मानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। समझ में आ गया। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि ये जो के है अनुकर्मानुपाती नियतांक, अनुकर्मानुपाती नियतांक समझ रहे हैं कि नहीं। अनुकर्मानुपाती को बराबर करेंगे तो जो नियतांक उधर गुणा करते हैं वही अनुकर्मानुपाती नियतांक, उसको के से माना गया। ठीक है, तो उन्होंने बताया फैराडे जी कि ये जो के है ना, किसी भी पद्धति में उसके का मान क्या होता है, एक होता है। तो एक यहाँ पर चुपचाप क्या कर लीजिए, रख लीजिए। तब रखने के बाद ई बराबर कितना आ जाएगा बताइए, ई बराबर माइनस, ठीक है, डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अच्छा, आप अगर आपको आवश्यकता है, अगर आप 10 उसमें पढ़ते तो हम क्या लिखते, ई बराबर, ये डी यू नहीं लिखते, बस यही लिखते। इसी को हम क्या कर लेते, ठीक है, इसी को ई बराबर यहाँ पर माइनस लगा देते, माइनस के हो जाता डेल फाई अपन क्या, डेल टी भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। के जगह पर 1 कर दीजिए। ठीक है, समझे, यहाँ पर के जगह पर 1 करेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना, क्या है। ठीक है, ई बराबर कितना, ठीक है, माइनस डेल फाई अपान डेल टी भी आप लिख सकते हैं। तो आप माइनस ई बराबर डेल फाई अपान डी टी लिखिए, चाहे ठीक है डेल टी लिखिए, चाहे डी फाई अपन डी टी लिखिए, कुछ भी, तो वो अलग अलग जगह पर आएगा। इसमें अंतर क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा समय में परिवर्तन को ये बताता है, और ये डी फाई डी क्या है, ये टी एकदम बहुत कम समय में, एकदम जीरो से थोड़ा सा अधिक वाला समय, एकदम जीरो के पास, ठीक है ना, वो समय में परिवर्तन को ये डी का रूप ले लेता है, और कोई अंतर नहीं है। वो क्या है, अवकलन समाकलन वाला वो समीकरण है, वो पद में आ जाता है, ठीक, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी। तो ई बराबर डी फाई अपन डी टी आप समझ गए। ठीक है, या कहीं भी ई बराबर डेल फाई अपन डेल टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, मिटा दे रहा हूं इसको मैं, फिलहाल अभी आपको समझाया हूं, ठीक है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पर आप झूठे में कंफ्यूज आ जाएंगे हैं। यहाँ पर लिख देता हूं या करके, ठीक है, ई बराबर आप माइनस डेल फाई अपन डेल टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हम लोग ज्यादा, आप लोग 12 में न पढ़ रहे हैं, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। ठीक है, ये जो नियम है आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ई बराबर डेल फाई डी फाई अपन डी टी, या ई बराबर डेल फाई अपन डेल टी, है ना। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से ये, ठीक है, ये जो आप दिख रहे हैं ई बराबर जो आया है, इसको न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। कभी कभी दूसरे से पूछ लेगा, क्या पूछेगा, न्यूमैन का नियम, याद रखिएगा, न्यूमैन, ठीक है, NUMAN, यूमैन्स लॉ, ठीक है ना, न्यूमैन्स लॉ, ठीक है, NEUMAN, ठीक है, पोस्टॉपी, यस, ठीक है, न्यूमैन्स लॉ, ठीक है। तो न्यूमैन्स लॉ या न्यूमैन्स लॉ इसे बोलते हैं। ई बराबर माइनस डी फाई अपन डी टी, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। फिलहाल ये जो भी मैं अभी आपको बताया हूं, ठीक है, ये डेल फाई, ये केवल एक कुंडली, ठीक है ना, एक लूप में फेरों की संख्या है, एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, और इसमें फेरे कितने हैं भैया, n है ना। ठीक है, तो यदि फेरों की संख्या कितनी n हो गई तो फिर हमको तब ई कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिटा दिया जाए, मिटा दू कुछ मिटा दू कि नहीं बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फटाफट क्या कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, इसी को बस मैं मिटाऊंगा। ठीक है, ये इतने ही को मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इतने को नहीं, हाँ चलिए इतने को ही मिटा दे रहा हूं, और इसको बाद से अभी देखा जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, ठीक है, कुंडली के कुल फेरों,
ठीक है, कुंडली, ठीक है, यदि यहां पर लिखेंगे यदि, ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या बराबर कितनी, कैपिटल N, ठीक है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तब, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर, ठीक है, N से गुणा कर देंगे। अरे भाई एक फेरे में इतना चेंज हो रहा है ना, ठीक है, एक फेरे में इतने समय में इतना चेंज हो रहा है, तो जितने भी फेरे होंगे ना, तो हर फेरे में, ठीक है, इतने समय में इतना होगा, हर फेरे में, क्योंकि फेरों की संख्या N है, ठीक है, तो हर फेरे में उतना होगा ना, तो सभी फेरों से जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस एकदम N से डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, N डी फाई अपन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। हाँ, डेल फाई अपन डेल टी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही फिलहाल क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। समझ रहे हैं कि नहीं, इतना कब ये है, जब फेरों की संख्या कितनी है, n है, तब मतलब ये एक फेरे के लिए है, ये जो भी है सब क्या एक फेरे के लिए है, और कोई कुंडली होगी तो जरूर उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगा, तो कई होगा तो फिर वहां पर यहाँ फेरों की संख्या गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो आंसर आपका ये है, ठीक है, आंसर, ठीक है, जो कि आपको ध्यान देना है, और दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, एक ये है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ये ध्यान देना है। चलिए, ठीक है, इसको समीकरण नंबर में 1 बना दे रहा हूं इसको, ठीक है, और इसको समीकरण नंबर क्या बना दे रहा हूं, 2 बना दे रहा हूं। इसमें एक और बात है, अब इसी n का यदि हम अंदर गुणा कर लेते हैं, याद रखिएगा, एक नया छोटा सा टर्म मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी n को गुणा कर लूंगा या करके, E बराबर माइनस, ठीक है, माइनस क्या बताता है कि ये डेल फाई, ठीक है, E मतलब E डेल फाई का क्या करता है, विरोध करता है, इसीलिए माइनस है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये n को अगर अंदर कर दूं, d को बाहर, आप समझ रहे हैं, ठीक है, n फाई यहां पर लिख दूंगा। अरे भाई चेंजिंग, d माने चेंजिंग, और ये इतने के साथ एक साथ, तो d फाई लिख सकता हूं कि नहीं, और नीचे क्या लिख सकता हूं, dt लिख सकता हूं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने पर ना, इधर याद रखिए, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 बना दे रहा हूं। यहां पर जो n फाई आप देख रहे हैं, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर जो n फाई आप दिख रहे हैं ना, ये n फाई याद रखिए, ये n फाई एक अच्छा टॉपिक है, इस पर आगे बहुत ज्यादा है। जब मैं आपको, ठीक है, प्रेरण पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण पढ़ाऊंगा, तो उसमें उस टाइम पर इसका बहुत उपयोग है। n फाई माने, देखिए, ये फ्लक्स और ये जो भी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां मतलब फेरों की संख्या, तो ये जो टर्म है ना n फाई, इसको फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं, ठीक है। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में लिख दे रहा हूं, ठीक है, फ्लक्स ठीक है, ग्रंथिकाओं, ठीक है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ठीक है, की संख्या, ठीक है ना। फ्लक्स लिंकेजेस कहा जाता है, फ्लक्स लिंकेजेस, है ना, इंग्लिश में लिख दूं, ठीक है, फ्लक्स लिंकेजेस, ठीक है ना, फ्लक्स लिंकेजेस। थोड़ा याद रखिएगा, जगह कम है, अभी मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, ठीक है ना। क्या है, n फाई क्या होता है, n फाई याद रखिएगा, n कभी भी फ्लक्स में, मतलब फ्लक्स में n उसके फेरों से गुणा कर देंगे तो उसे उस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, इस पूरे टर्म को n फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स लिंकेजेस बोलेंगे। अब फ्लक्स लिंकेजेस जो है, ये फ्लक्स ग्रंथिका, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये फाई का क्या होता है, वेबर, और ये कितने टर्न है, कितनी फेरे है, कितने टर्न है, तो इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, वेबर टर्न होता है। क्या होता है, वेबर टर्न, याद रखिएगा, वेबर टर्न, है ना, वेबर टर्न। तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का मात्रक क्या होता है, मात्रक, ठीक है, ठीक है, वेबर टर्न, वेबर टर्न, याद हो रहा है, वेबर टर्न। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का मात्रक क्या होता है, या फ्लक्स ग्रंथिकाओं का मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न, ठीक है। आगे इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे, तो इतना समझ में आ गया, ठीक है।
समझ में आ गया इतना? बस अभी तक मैं आपको क्या बताया हूँ कि भाई ये इनका नियम वम क्या है, ठीक है। नियम को मैं थोड़ा सा कई प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। बस आपको ये दोनों नियम याद कर लेने हैं अच्छे से, और ये इसके बाद से ये तो मैं ये नोट में मैं दिखाया हूँ, नोट में करके, ये नोट वाली बात है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद से यहाँ से ऐसे आते हुए, ठीक है, उसके बाद से अगर कुंडल फेरव संख्या इतनी है तो इतना, ठीक है। इसमें ये N5 फ्लक्स ग्रंथिका है, ऐसे भी मतलब इस जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, इनको अंदर गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। इसको फटाफट नोट करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो E है विद्युत वाहक बल, ये किन किन बात पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं डिपेंड करता है, और उसके बाद से तुरंत मैं प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश क्या करूंगा, बताऊंगा और देखूंगा वो किस पर डिपेंड करता है, उनका मात्रक उत्तर क्या होता है, ठीक है, ये सब, ठीक है। समझ में आया? तो फटाफट इसको नोट करिए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो कुंडली में उत्पन्न हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है इसके सिरों के बीच, ये जो ई है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह किस बात पर, किन किन बात पर निर्भर करता है, इसकी डिपेंडेंसी किस पर है। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी यहाँ पर लिखा विद्युत वाहक बल की निर्भरता, तुरंत हम लिखेंगे कि हम तो जानते हैं, भले ना आप जानिए, वैसे तो आप जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं, ठीक है, आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भाई ये जो किसी भी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, किसके, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम से क्या होता है, E बराबर -N, ठीक है, डी फाई अपान क्या होता है, dt होता है कि नहीं, बताइए। अभी मैंने आपसे बताया है ना, ठीक है, ये होता है माइनस का, बस रोल यही है कि ये बताता है कि ये E इस डी फाई का विरोध करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, ये आप समझ गए। इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 कुछ भी बना लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये जो बात है, ये जो E का, यही विद्युत वाहक बल का ये सूत्र है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम लोग को बहुत मिलेगा, आगे हम करेंगे, आगे वाले लेक्चर्स में ये सब यही करना है, आगे वाले वीडियोस में, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे, तो इस ये जो है ये ई के सूत्र में यन है, डी फाई है, dt है, या डी फाई बाई dt है, यही ना सब है, देखिए तो यही ना, और तो कुछ है नहीं। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, n और डी फाई पर। थोड़ा इसी को तोड़ लेते हैं, है ना, इसी को क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो सीधा सीधा अगर इसको तोड़ेंगे तो E क्या लिखेंगे, E बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है, पहला क्या लिखेंगे, E यन है ना, ये चिन्ह को हटाइए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये n है, एक तो n पर है, डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पर, ठीक है, इधर देखिए दूसरा किस पर, E बराबर नहीं, E किस पर, ये डी फाई अपान dt, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, और भी कुछ बीच में देखना है भैया, और भी कुछ देखना है, ठीक है। ये जो E बहुत चीजें हैं, देखिए आप जानते होंगे कि यहाँ पर, ठीक है, ये बराबर, जब ये अनुक्रमानुपाती पहले रहता है, वहां पर k आ गया है ना, k को हटा देंगे, k यहाँ पर नहीं लिखे, उसके जगह पर 1 है, वहां पर एक नियतांक है, मतलब आप चीजें समझ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम ये इस सूत्र से, ठीक है, ये फैराडे के द्वितीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का जो दूसरा नियम है, उससे, इस वाले सूत्र से, मतलब उसी से हम क्या सीख पा रहे हैं, यही सीख पा रहे हैं कि ये जो E है, यन के क्या है, अनुक्रमानुपाती, क्या है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती नहीं लिख पाएंगे, बराबर लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं कि नहीं, अगर एक को कांस्टेंट माने किसी को भी, या यहाँ पर k होता है, k को कांस्टेंट, k को, ठीक है, नहीं लिखिए तो वही हो गया, वही बात हुआ, ठीक है। तो ये E क्या है, यन के अनुक्रमानुपाती। दूसरा, इन दोनों को एक साथ लीजिए, देखिए ये ऊपर फ्लक्स में परिवर्तन है और नीचे दर है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको ऐसे लिख सकेंगे कि नहीं, बताइए, अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात ये है, ठीक है, ये समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दो ही बस हमको दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है,
एकदम समझिए कि ये जो विद्युत वाहक बल है कुंडली से या लूप से या परिपथ से बद्ध में, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह उस कुंडली या लूप में फेरों की संख्या के क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है। दूसरा एक और हमको इसी सूत्र से दिख रहा है कि ये जो ई है वह उस कुंडली या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। लेकिन ये देखे हैं, वो कौन देखे हैं, ठीक है, फैराडे जी, कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले इसको ब्रेक कर दीजिए, जैसे ई और ऐसे बस लिख लीजिए कि ई अनुक्रमानुपाती डेल फाई, ये केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, ये दर और नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये इसको देखिए थोड़ा सा, इस पर डिस्कस करना है। आप इसको अगर अकेले देखेंगे ना, केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो ये जो ई है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता है, वो उन्होंने हम लोग को बताया प्रैक्टिकल से, ठीक है। तो ये इसको हमको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। दूसरा, इसमें कहीं प्रतिरोध दिख रहा है, प्रतिरोध नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो प्रतिरोध, ठीक है, जो ये इसका प्रतिरोध कुछ भी हो, इस कुंडली का, लूप का, या जो भी है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रतिरोध को भी हमको, प्रतिरोध माने आर को हमको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये सब इस सूत्र से आप ये समझे हैं, ठीक है, पहला, ठीक है ना, पहला, ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, और ये यहाँ पर हो गया ये चौथा। पहला क्या समझे, फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है, कि ये जो ई है विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई क्या है, अनुक्रमानुपाती यन, ठीक है ना। ई लिख करके तब लिखेंगे अर्थात, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है, ये आप पहला बस लिख देंगे, ठीक है। ये रहने दीजिए, ये सब मत लिखिए, ये सब कुछ नहीं, बस ऐसे करके ये सब चीजें समझ में आ गई ना। अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, पहला में क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, उस कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात यहाँ पर लिख लेंगे कि नहीं, ठीक है। किसी कुंडली या लूप में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पर लिख लेंगे कि नहीं। लिखने के बाद लिखेंगे अर्थात क्या मतलब कि ई अनुक्रमानुपाती यन, लिख लेंगे ना ब्रैकेट में, बस पहला हो गया। दूसरा बात क्या लिखेंगे कि किसी कुंडली में, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, क्या होता है, उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको दूसरी बात लिख लेना है, लिख लेंगे कि नहीं, ठीक है, ठीक है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, लिख लेंगे ना। लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अर्थात, ठीक है, ई अनुक्रमानुपाती, ठीक है, डी फाई, ठीक है, डी फाई अपन, ठीक है, डी टी लिख सकेंगे, ठीक है, या डेल भी लिख सकेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, डेल भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत, यहाँ पर डेल भी लिख लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि ये जो किसी कुंडली से किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, ये उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, केवल परिवर्तन, ठीक है ना, केवल परिवर्तन, ठीक है ना, केवल परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता है, परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि क्या, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, अपितु किस पर करता है, परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ये लिखना पड़ेगा कि ये जो विद्युत उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, नहीं, परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अर्थात करके क्या लिखेंगे कि ई ये अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और ये डी फाई या डेल फाई, और करके यहाँ पर क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता है। कितना परिवर्तन, कितना भी उससे मतलब नहीं, कितना तेज परिवर्तन होगा ना, कितने समय में कितना, उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तीसरी बात कि ये जो
विद्युत वाहक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह उस कुंडली के प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है, उसके प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। समझ आया? तो इसको भी आपको लिख लेना है, अर्थात करके ई अनुक्रमानुपात आर और काट देना है। क्यों? क्योंकि कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो कुंडली के प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध सूत्र में आया ही नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्या समझे कि भाई ठीक है, ये ई एन के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब यन माने फेरुक संख्या, अगर इसमें बढ़ाएंगे फेरुक संख्या बढ़ाएंगे तो ई भी क्या होगा? बढ़ेगा। फेरुक संख्या बढ़ेंगे तो ई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ई माने कि वो उतना ही हैवी वो बन जाएगा, उतना ज्यादा धारा प्रवाहित करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। दूसरी बात, ये जितना ही जल्दी टी, ठीक है, जितना ही कम समय में ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा, ठीक है, ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन कराएंगे उतना ही ई क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? तो जितना जल्दी परिवर्तन कराएंगे ना इसमें फ्लक्स में, उतना ही ये ई का मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। ठीक है ना? फ्लक्स परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता है, प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है। बस ये इसकी क्या है? डिपेंडेंसी। मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, मतलब बोर्ड का एग्जाम नहीं बल्कि बोर्ड का प्रयोगात्मक परीक्षा हो रहा है, बोर्ड, ठीक है, बोर्ड वाला प्रयोग हो रहा है, प्रैक्टिकल होता है, और बाहर से कोई एग्जामिनर आए और वो आपसे यही पूछ लिए कि ठीक है, ये विद्युत वाहक बल है वो परिवर्तन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? कहीं नहीं करता है, सिंपल बात है, नहीं करता बाबा, उसमें क्या है ना? कंफ्यूजन के पूछ सकते हो। परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है, परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन परिवर्तन पर डिपेंड करता है। ये जो आवेश देखे हैं ना, आवेश, ये परिवर्तन पर डिपेंड करेगा। आगे मैं आपको क्या करूंगा? बताऊंगा। इतना फिलहाल आप समझ गए? लिख लेंगे कि नहीं ये सब बात? अच्छा, इतना लिख ले तो फटाफट नोट करिए। अब मुझे क्या बताना है? प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश बताना है। फटाफट नोट करिए। ठीक, चलिए अब प्रेरित धारा को निकालते हैं कि जो कुंडली में प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई है, प्रेरित हुई है, उसका मान क्या होगा, सूत्र क्या होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा। उसके बाद से प्रेरित आवेश को निकालेंगे फटाफट। ठीक है, तब ये खत्म हो जाएगा वीडियो। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बात ये है, जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली है या लूप है या परिपथ, जो भी कुछ कहिए, ठीक है, इसको चुंबक को इधर उधर लेकर के गए या कैसे भी इसे बद चुंबकीय फलक में परिवर्तन कराए, कैसे भी, तो ये इसका सिरा हो गया कुंडली का। ठीक है, ये भले ही ये परिपथ से किसी जुड़ा हो या न जुड़ा हो, अगर चुंबकीय फलक में परिवर्तन होगा, भले ही ये किसी परिपथ का मतलब, चलिए यहाँ पर जोड़ दे रहा हूं। जैसे मैं कोई तार लिया, तार, ये तार है, देखिए, तार से मैं क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या नाम है, ये एक, चलिए बल्ब लगा दे रहा हूं। ठीक है, ये बल्ब हो गया। ठीक है, ये बल्ब हो गया, मान लीजिए भी चलेगा। ठीक है, चलेगा। चलिए यहाँ पर स्विच भी लगा दे रहा हूं, एक सेकंड। ठीक है, स्विच, ये स्विच है, ऑन ऑफ किया जा सकता है ना? ऑन ऑफ ऑन ऑफ कुछ भी किया जा सकता है। चलिए देखिए, तो ये तार है ना, ये वायर से मैंने ये जोड़ दिया। अब ये खैर ये ऑफ है, अभी ऑन नहीं है। ठीक है, तो देखिए, भले ही ये ऑफ हो, ये भले ही मैं ये वायर जोड़ू या ना जोड़ू इसमें, ठीक है, अगर इससे बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना, तो फिर इससे विद्युत वाहक बल तो इसमें प्रेरित हो जाएगा। विद्युत वाहक बल इसके सिरों पर एकदम उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? ई। यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल यहाँ से है ना, ई जो है ना, वो उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब इसको तार से जोड़ेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इसमें धारा बहेगी, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो उसमें जो भी कोई विद्युत कोई स्रोत रखेंगे, मतलब विद्युत परिपथ कोई रखेंगे, विद्युत मतलब इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, तो वो अपना काम करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब ऑन करेंगे तब। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो बात ये है कि ये जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया है, इसको तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसका सूत्र। अब इसको जब हम जोड़ दिए हैं किसी परिपथ से, बंद परिपथ से, तो इस विद्युत वाहक बल के द्वारा जो इसमें धारा उत्पन्न हो रही है ना, धारा जो प्रेरित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, आई जो नहीं हो रही, आई, इसी का मान हमको क्या करना है? निकालना है। और आई के बाद ये आई किसको कहते हैं? Q अपान टी को कहते हैं ना। आई क्या होता है? Q अपान टी, आवेश प्रवाह की दर को ही ना आई कहते हैं, तो फिर आवेश को भी निकालना है, ये बस बात करना है। ठीक है, तो इसमें धारा हमने जोड़ दिया, विद्युत वाहक बल प्रेरित है, हमने जोड़ दिया, ये बल्ब जलने लगा, मतलब इसमें धारा क्या हो रही है? आई प्रवाहित होने, इसी आई का मान निकालना है। उसी आई को प्रेरित धारा कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो परिपथ में अगर धारा बंद हो गया
लूप से, अगर कुंडली या लूप से अगर परिपथ को जोड़ दिए हैं, परिपथ बंद है, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरित धारा अगर हम निकालें तो तुरंत लिखेंगे कि हम तो जानते ही हैं, आप समझ रहे हैं, यह कुंडली में या लूप में प्रेरक संख्या है, डेल फाई या डी फाई कुंडली या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, डेल टी क्या है या डी टी क्या है, समय अंतराल है, और ये कुंडली या लूप से उत्पन्न विद्युत वाहक बल है ना, में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है ना। तो ये डेल फाई या डी फाई कुछ भी लिखा जा सकता है अलग अलग, ठीक है ना, ये समझ ही रहे हैं आप। तो लिखेंगे कि हम तो जानते ही हैं उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है, हम जानते ही हैं, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई बराबर ही तो आप जानते ही हैं, माइनस एन डी फाई अपन कितना डी टी, आप डेल भी लिख सकते हैं, डेल लिख दूं क्या, ठीक है, चलिए डेल ही लिख करके, या आप डेल मतलब कि ये टी थोड़ा सा अधिक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड है, और यहाँ पर डेल लिखने का डी लिखने का मतलब कि ये एकदम 0.001 सेकेंड है। ऐसे अगर डेल लिखूंगा उस समय टी डी टी का मान कितना होगा, 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो समय अगर थोड़ा समय अगर ज्यादा कुछ अधिक होता है ना तब डेल लगाते हैं, और ये समय बहुत कम एकदम 0 के पास होता है तब वो लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, तो वो डी बन जाता है, ये आप समझ रहे हैं। तो चलिए इसको हम डेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या माने या लिख दिया ई करके माइनस, ठीक है, एन, चलिए डेल के रूप में मैं लिख रहा हूं, डेल फाई अपन कितना हो गया, ये डेल टी लिख सकता हूं कि नहीं, मैं आपसे कई बार बताया, ये आप समझ ही रहे हैं। तो जब आप ये समझ रहे हैं कि प्रेरित, ये ई आप समझ रहे हैं, अतः, ठीक है, अतः प्रेरित धारा, ठीक है ना, प्रेरित धारा एकदम बस। लेकिन एक बात है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये देखिए ये कुंडली है, ये कुंडली कोई तार है, कोई भी तार होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस तार का प्रतिरोध कुछ होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही। ये जो तार हम लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसके सहित ये जो परिपथ है, जैसे कि ये मतलब कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही, वो क्या करता होगा, एब्जॉर्ब करता होगा इलेक्ट्रिकल पावर को। तो ये इस परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध है उसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूं कि R है। तो यहां पर कहीं मैं लिखा नहीं हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं माना, ठीक है, परिपथ, ठीक है, परिपथ का संपूर्ण, याद रखिए, संपूर्ण प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध क्या मान ले रहा हूं कि कैपिटल R है, पूरा एकदम पूरा लूप उप सहित ये बाहर वाली एकदम इसका भी कितना है, R है, ठीक है। अतः परिपथ में मतलब अतः परिपथ में प्रवाहित, ठीक है, प्रेरित धारा कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कितनी होगी भाई, क्या होगी, तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रेरित धारा, आई से लिख दे रहा हूं, कैपिटल आई लिख रहा हूं, प्रेरित धारा बराबर मतलब धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर, देखिए अगर हमको धारा जो है याद रखिए, अगर धारा यहाँ से यहाँ के बीच अगर हमको जानना है कि इसमें कितनी धारा बह रही, ऐसे कुछ मान लीजिए किसी परिपथ के दो खंडों के बीच अगर धारा हमको चाहिए ना, तो उसके लिए धारा बराबर क्या होता है, ठीक है, इन दोनों, इस खंड मतलब इन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर भी, और अपन क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कितना है, मतलब प्रतिरोध कितना है वो, है ना, ठीक है, तो तार का प्रतिरोध चाहिए उसके लिए, तो ठीक है, मतलब पूरे परिपथ का भी प्रतिरोध वही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ, तो सिंपल ये याद रखिए, इसके बीच अगर हमको, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक में केवल धारा, इस खंड में केवल धारा पर अगर चर्चा करना है, कितनी धारा, कितना विभवांतर, कितना प्रतिरोध, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रतिरोध होगा, यहाँ में जो धारा बहेगी इसमें, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, ये तो I बराबर भी माने इसमें जो धारा भरी वो I, भी माने कि इसके बीच का विभवांतर, और अपन R हो गया इसका प्रतिरोध। लेकिन बात ये है कि हमको पूरे परिपथ में न धारा को देखना है कि पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है पूरे को एक साथ लेना है, तो उसके लिए पूरे परिपथ में धारा कौन बहवाता है, E, तो E अपान R होगा, E माने टोटल, ठीक है, और अपन क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये होता है, ये आप लोग फर्स्ट फिजिक्स उधर इसके पहले वाले यूनिट में पढ़े होंगे, जिसमें आपको सेल रोल बताया जाता है कि सेल क्या होता है, कितने प्रकार के सेल का विद्युत वाहक बल, तो वहां पर आपको
सेल का क्या नाम है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, ये सब बताया जाता है, और उसमें आंतरिक प्रतिरोध इन सबों के बीच में संबंध बताया जाता है ना। पढ़े हैं, कभी पढ़े हैं? V बराबर E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, पढ़े हैं यार, पढ़े हैं ना यही सब। तो उसमें ये सब चीजें अगर ये आप जानते होंगे ना तो फिर ये सब चीज आपको समझ में आएगा। नहीं तो चलिए मैं इस यूनिट को मैं पढ़ाऊंगा तो सब और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, तो I बराबर पूरे परिपथ के लिए लेना है ना, तो क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक मतलब कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है, या चलिए मैं लिख दे रहा हूं, कुल विद्युत वाहक बल, और अपान क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध। ठीक है ना, कुल प्रतिरोध। आप समझ रहे हैं, कुल प्रतिरोध। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल माने E है, और प्रतिरोध कितना है? R है। और E का मान तो आप जानते ही हैं, E का मान क्या होता है? यही होता है। तो उस E को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, रख लेंगे कि नहीं? कितना हो जाएगा? माइनस n डेल फाई। ठीक है ना, डेल फाई अपन कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर ये डेल टी, और ये तो हो गया E का मान, और अपान नीचे कितना है? ये R है। बढ़िया से लिखेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा बताइए? ठीक है, ये बढ़िया से लिखेंगे तो माइनस n अपान ये R हो जाएगा, और ये ठीक है डेल फाई अपन कितना हो जाएगा? ये डेल टी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये बस ये जो है आपका सूत्र किसका है? ठीक है, ये धारा का है। किसका है भैया? ये धारा का। ठीक है, समीकरण नंबर 1 2 3 कुछ भी बना लीजिए। चलिए इसको मैं 3 बनाया था, मतलब जो हो, आप क्रम से बनाते हुए आ रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कौन सा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब थोड़ा सा इसको आप बताइए कि ये किस पर डिपेंड। अरे भाई धारा का मात्रा क्या होगा? एम्पियर ना, तो यही एम्पियर हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब देखिए, अच्छा इतना तो समझ गए। इसमें बहुत छोटी छोटी बात आती है। ठीक है, जैसे कि ये n को उधर अंदर करेंगे तो वेबर टर्न प्रति ओम प्रति सेकेंड, ठीक है, को एम्पियर कहते हैं। ऐसा कभी क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक ना, कभी कभी भूलवाते हैं सब। अच्छा, इसको n को करेंगे तो n फाई नहीं हो जाएगा, तो ऊपर वेबर टर्न हो जाएगा, नीचे ओम, और क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो वेबर टर्न पर ओम सेकेंड को क्या बोलते हैं? ये एम्पियर कहते हैं। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोच लीजिएगा क्या मैं बताऊं। ठीक है, इधर देखिए, अगर इसके डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो ये I किस पर डिपेंड कर रहा है? सूत्र से ही देखिए, n पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? ठीक है, I और किस पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, ये डेल फाई अपान डेल टी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? ठीक है ना। ठीक है, I किस पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, R पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? 1 अपान R पर, है ना, R पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं। और ये जो I है ये केवल क्या डेल फाई पर केवल डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आप देखिए, ठीक है, ये एकदम ये जो धारा है, विद्युत धारा किस पर प्रेरित धारा, वो जो फेरों की संख्या उस पर डिपेंड करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, एकदम ही के जैसा। ठीक है, ये भी जो है केवल फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये जो I है वह क्या होता है? R है ना इसमें, ये जो परिपथ है ना, कुंडली है ना, परिपथ या कुंडली, उसके प्रतिरोध पर डिपेंड कर रहा है। क्या होता है? उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जितना अधिक उतना ही I क्या होगा? कम होगा, है ना। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, 1 अपान है, देखिए 1 अपान I बराबर 1 अपान R है ना, समझ रहे हैं? नीचे R है, हर में है। ठीक है, तो ये R पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो E जो है, E तो R पर डिपेंड नहीं करता है, E, लेकिन I क्या होता है? R पर डिपेंड करता है। ये समझ गए? अब आपको क्या समझना है? ठीक है, प्रेरित आवेश। ठीक है, प्रेरित आवेश को आपको क्या करना है? समझना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? ठीक है, तो फटाफट छापिए। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा? प्रेरित आवेश। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रेरित आवेश क्या होता है। ठीक है, अच्छा बताइए, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है तो ई उत्पन्न हो जाता है सिरों पर। हम क्या करते हैं? तार जोड़ते हैं और एकदम बंद परिपथ बनाते हैं तो धारा बहने लगती है। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो धारा बह रही है इसमें, जिसके कारण बल्ब जल रहा है, ये धारा बराबर कितना होता है? Q अपान टी होता है ना, Q अपान डेल टी या कुछ भी, ठीक, Q। तो ये इसमें आवेश, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ना इसमें आवेश प्रेरित हो जाते होंगे, आवेश, और वही आवेश क्या करते होंगे? प्रवाहित होने लगते होंगे। समझ रहे हैं नहीं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो आवेश प्रवाहित होने लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं?
प्रेरित आवेश बोलते हैं। तो कितने आवेश प्रेरित हुए हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, उसी आवेश को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रेरित आवेश तुरंत लिखेंगे कि हम तो जानते हैं, और आप क्या जानते हैं कि परिपथ में प्रेरित धारा क्या होती है ना, परिपथ में प्रेरित धारा अभी आप निकाले हैं। प्रेरित धारा का सूत्र क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, I बराबर माइनस, ठीक है, N अपान R, और ये डेल फाई अपान क्या होता है, डेल टी होता है कि नहीं, अभी आपने देखा, अभी मैंने आपसे बताया है ना, ये होता है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, आप जानते हैं, हम तो जानते हैं, ठीक है, बट यू नो, ठीक है, बट वी नो डेट, आप जानते हैं, बट यू नो डेट, क्या आप जानते हैं, आप यही जानते हैं कि भाई, ठीक है, प्रेरित आवेश, ठीक है, प्रेरित आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू डेल टी नहीं हो जाएगा। ये बताइए कि I बराबर कितना होता है, डेल Q, ठीक है, डेल Q अपन डेल टी नहीं होता है, या Q थोड़ा बड़ा है मान लीजिए, तो Q बराबर डेल टी नहीं हो जाएगा। आप ये नहीं जान रहे हैं, I किसको कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही ना विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहते हैं। तो भाई Q बराबर I इंटू डेल टी नहीं हो जाएगा, है? तो Q इक्वल टू I इंटू डेल टी हो गया कि नहीं, तो ये Q इक्वल टू I का वैल्यू आप नहीं समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं, है? तो यहाँ पे नहीं लिख लेंगे, है ना, ठीक है, लिख लेंगे, तो माइनस आई की जगह, PCI की जगह पर यही N अपान R, ठीक है, ये डेल फाई अपान कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, है ना, ये केवल I का है, और यहाँ पर इंटू ये वाला क्या है, ये डेल टी है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस डेल टी से ये वाले से ये वाला डेल टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं बताइए। तो जब ये कैंसिल हो गया तो अब इधर पर क्या आ जाएगा बताइए, Q इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस N, ठीक है, अपान R, और यहाँ पर केवल डेल फाई बचेगा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1, 2, 3 या चलिए 4 बना लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये केवल फ्लक्स में परिवर्तन है, क्या है ये, केवल फ्लक्स में परिवर्तन है, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, इसको भी याद रखिएगा, समीकरण नंबर 4 को या जो भी कुछ बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा हमको बताइए, ठीक है, या ये Q बराबर ये N को, अच्छा चलिए माइनस N, ठीक है। अच्छा, इस डेल फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई 2 माइनस फाई 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन। तो अंतिम बाद में कितना, पहले कितना परिवर्तन है और अब कितना परिवर्तन है, समझ रहे हैं कि नहीं, पहले कितना था, ठीक है, अब कितना है, और पहले बाद में कितना हो गया। तो अंतिम वाले में से पहले वाले को घटा लीजिए तो परिवर्तन नहीं निकल जाएगा। तो ये मान लीजिए कि बाद वाला फाई 2 है और पहले वाला फाई 1 है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, और नीचे कितना है, ये R है, ठीक है। N से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस को रहने दीजिए, N से गुणा करेंगे तो N फाई 2 माइनस N फाई 1 हो जाएगा, और अपान R हो जाएगा, ठीक है। माइनस से इसमें गुणा कर देंगे तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, N फाई 2, ये सॉरी, ये माइनस से गुणा करेंगे इस माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, N फाई 1 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, N फाई 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और नीचे कितना है, R है, ठीक है। ये आप समझे कि नहीं, ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है, ये इसको समीकरण नंबर कुछ अगला जैसे 5 उस टाइप का कुछ बना लीजिए। अच्छा, ये बताइए Q बराबर ये क्या है, N फाई 1 माइनस N फाई 2 क्या है, ये ठीक है, एकदम टोटल जितने भी वो फेरो और संख्या कुल मिला जुला करके, ठीक है ना, जो ये प्रारंभ में जो फ्लक्स है और बाद में ये फ्लक्स है, और उसमें से अंतर कराया गया है। तो ये जो ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये कुल फ्लक्स में परिवर्तन है, कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है ना, कुंडली से बद्ध, ठीक है ना, कुल फ्लक्स परिवर्तन, कुल फ्लक्स में परिवर्तन, क्या है वो, में परिवर्तन है, और अपान ये क्या है, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपको समझ लेना है, ये आपका आ गया सूत्र, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर और भी थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या है,
ठीक है। तो Q का यही जो है ना आपका सूत्र है, मतलब ये है। तो आपका सूत्र देखिए, या तो ये समझिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, या इक्वेशन नंबर 5 समझिए, या ये, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, आपने क्या देखा कि ये जो Q है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये Q किस पर डिपेंड कर रहा है। इसी से समीकरण नंबर 4 से थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे तो Q अनुक्रमानुपाते n, ठीक है, Q अनुक्रमानुपाते केवल डेल फाई ये ना है, T नहीं ना है, और Q व्युत्क्रमानुपाते कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा। लिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रेरित आवेश है, ठीक है ना, प्रेरित आवेश, समझ रहे हैं कि नहीं, वो n के अनुक्रमानुपाती होता है, और केवल फ्लक्स में परिवर्तन है। देखिए फ्लक्स परिवर्तन की दर नहीं, केवल फ्लक्स में परिवर्तन है ना, मतलब कुल परिवर्तन, और क्या है, प्रतिरोध पर ये डिपेंड करता है। समझ गए कि नहीं, समझे, ठीक है, समझे है कि नहीं, बताइए, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि ये जो प्रेरित आवेश है, प्रेरित आवेश वह किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो कुंडली है उसमें कितना कुल फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, कितना, ये कुल फ्लक्स में परिवर्तन, कुल कुंडली में फ्लक्स कितना हुआ है, बस उस पर वो डिपेंड करता है। कुल फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कितना तेज हो रहा है, परिवर्तन की दर क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। कितने समय में कितना हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं है। मतलब आप क्या समझे कि कितना भी धीरे धीरे या कितना भी तेज, ठीक है, कितना भी धीरे धीरे या कितना भी तेज फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो धीरे धीरे हो या तेज, जो प्रेरित आवेश है वो चेंज ओंज नहीं होगा। कितना भी धीरे या कितना भी तेज हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कुल कितना फ्लक्स में केवल परिवर्तन है, वो परिवर्तन ही बताएगा कि वो कितना है, कितना तेज है, उससे मन कितने धीरे धीरे चलाई, कोई तेज चलाई, मतलब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन कराइए, तेज कराइए, ये क्यू सेम ही का सेम ही रहेगा। समझे कि नहीं, ये बात समझ में आई, आना पड़ेगा, ठीक है। ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा ही बताइए, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, ये Q बराबर n डेल फाई अपन R, तो इससे एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि ये जो Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है ना, कूलाम किसको कहा जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे बना देता है ना। तो इसको मैं कहाँ बता दूं, देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बताइए n को अगर उधर आप करेंगे, ठीक है, तो Q बराबर माइनस डेल को इधर कर लीजिए, n फाई अपान कितना हो जाएगा, R नहीं हो जाएगा, थोड़ा बताइएगा, हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा ना, बताइएगा। ये मात्रक मैं बता रहा हूं, मात्रक, ठीक है। अच्छा ये बताइए Q बराबर डेल को छोड़िए, n फाई क्या है, ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है ना, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, वेबर टर्न हो जाएगा ना, और नीचे कितना है, ओम, क्या होगा, ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसी को क्या कहते हैं, कूलाम, क्या कहते हैं, कूलाम। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई ऑप्शन दे देगा कोई कि वेबर टर्न प्रति ओम किसके बराबर होता है, क्या है होता है, वो कूलाम होता है। कभी कभी बता देंगे कि नहीं, बताइए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये आवेश जो वैद्युत वाहक बल है वो उसका सूत्र, प्रेरित धारा का सूत्र, ठीक है ना, प्रेरित आवेश का, और ये किस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बताया। कोई दिक्कत परेशानी कोई हो तो हमको आराम से आप क्या करिएगा, कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं उसको बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन भाई छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग को समझना होता है, ठीक है, इसीलिए, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी शॉर्टकट में पढ़ा सकता हूँ लेकिन मेरा मन ही नहीं भरता है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्या, ठीक है, क्या एकदम छोटे से मैं बता दिया, बच्चा उन लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। थोड़ा टाइम दीजिए और आराम से एकदम क्वेश्चन एकदम मतलब अच्छे से पढ़िए, एकदम डूब करके उसमें एकदम पढ़िए, समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ एकदम पढ़ना पड़ेगा एकदम, ठीक है, तो मजा आएगा। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं अगले वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, ठीक है, इसी देखिए ये जो तीनों सूत्र आया है ना, ई आई बराबर, यहाँ पर Q बराबर और E बराबर,
ठीक है, इन सबों पर न्यूमेरिकल, और एग्जाम में 100% पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, इस पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। महा आसान होता है, महा आसान होता है, ठीक है। कई प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं और सभी प्रकार के न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, तो उसको देखेंगे अगले वीडियो में। 2-3 वीडियो में मैं उसको बताऊंगा, 2-3 लेक्चर्स में, ठीक है। तब फिर विभवांतर, प्रेरित विभवांतर, भवांतर बहुत कुछ निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।